रीबर्थ ऑफ एन अनवांटेड वाइफी एपिसोड 17। अक्षत और नव्या तो वहां से चले गए थे, लेकिन रावी अभी भी वहां गेट पर एकदम अकेली खड़ी हुई थी और बार बार घड़ी में टाइम देखते हुए वो इधर उधर सड़क पर भी देख रही थी, क्योंकि वो पार्थ के आने का इंतजार कर रही थी। और पार्थ आजकल ज्यादातर रोज ही उसे कॉलेज से लेने और कॉलेज तक को छोड़ने आता था, इसलिए अब उसको भी आदत हो गई थी पार्थ का इंतजार करने की। लेकिन वो अब तक नहीं आया था। नव्या के जाने के बाद रावी एकदम अकेली हो गई थी, तो उसने अपने आप से कहा, लगता है आज नहीं आएगा वो। इससे अच्छा तो मैं नव्या के साथ ही चली जाती। अक्षत सर मुझे ड्रॉप कर देते, ऐसी पागलों की तरह अकेले खड़ी हूं यहाँ पर। रावी ने इधर उधर चारों तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अब तक ज्यादातर क्लासेस खत्म हो चुकी थी, तो कॉलेज के सारे स्टूडेंट ही वहां कॉलेज से बाहर निकाल कर जा रहे थे और रावी इस तरह से गेट पर अकेली खड़ी थी, तो सब वहां से जाते हुए पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए आपस में बातें भी कर रहे थे। रावी को इस तरह की अटेंशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा साइड में हो गई, लेकिन तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर हेलमेट लगाकर एक लड़का बैठा हुआ था और उसने अपना हेलमेट निकलते हुए रावी से कहा, हे रावी, व्हाट्सअप। वो लड़का और कोई नहीं शिवांश था, और ऐसे उसकी बाइक सामने रुकी हुई देखकर रावी अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे हो गई और उसने कहा, हाय शिवांश, तुम गए नहीं अब तक? तुम्हारी क्लासेस भी तो एंड हो गई होंगी ना? शिवांश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बस जा ही रहा था, तुम्हें ऐसे यहाँ पर अकेले देखा तो बस पूछने चला आया, तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ है जो हर वक्त गुस्से में रहती है? इतना बोलकर शिवांश ने रावी के आगे पीछे देखा, इस उम्मीद में कि शायद उसे नव्या भी वहीं कहीं नजर आए, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं दिखी। और रावी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे अच्छा, नव्या के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं, वह गुस्से में नहीं रहती, वह बस ऐसी ही है और वह तो चली गई अपने। रावी अक्षत का नाम लेने ही वाली थी कि तभी एकदम से रुक गई और शिवांश उसके ऐसे अचानक रुकने पर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, तो रावी ने बात संभालते हुए कहा, वो अपनी कार से चली गई ना, अपने ड्राइवर के साथ? हाँ। इतना बोलकर रावी ने मन ही मन राहत की सांस ली, क्योंकि नव्या उसे पहले ही बोल चुकी थी कि वो और अक्षत अभी कॉलेज में किसी को भी अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना चाहते, क्योंकि नव्या सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। वो गॉसिप का हॉट टॉपिक बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए रावी ने शिवांश को यह नहीं बताया कि नव्या अपने हस्बैंड के साथ वहां से गई थी। शिवांश ने पूछा, अच्छा लेकिन तुम उसके साथ नहीं गई? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें भी तो ड्रॉप कर सकती थी। वैसे अगर कहीं जाना हो तो मैं भी ड्रॉप कर सकता हूँ। रावी ने तुरंत उसकी बात का जवाब दिया, नहीं, वो हमारा घर अपोजिट साइड पर है ना, इसलिए मैंने ही मना कर दिया और मैं भी बस अभी चली जाऊंगी, एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रही हूँ। रावी ने नर्वसनेस में एकदम से यह बात बता दी। शिवांश ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया और उसने अपना हेलमेट पहनते हुए कहा, ओके बाय देन। इतना बोलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी रावी ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट शिवांश। रावी के इस तरह आवाज देकर रोकने पर शिवांश तुरंत ही रुक गया और उसने रावी की तरफ देखते हुए कहा, यस, क्या हुआ? रावी अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी और उसने तुरंत ही कुछ पेपर्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वो ये नोट्स नव्या ने कॉपी कर लिए हैं, मुझे लगा तुम्हें भी जरूरत होगी तो अब तुम ले लो कुछ दिनों के लिए। शिवांश ने रावी के हाथ से वो पेपर ले लिए और स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स यार, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू सो मच, यू आर सच एन एंजल। रावी को भी सबकी हेल्प करके अच्छा लगता था, इसलिए वह भी शिवांश की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। शिवांश ने वो सारे नोट्स अपने बैग में रख लिए और फिर रावी को बाय बोलकर वहां से चला गया। रावी भी स्माइल करते हुए उसे बाय कर ही रही थी कि तभी एकदम उसके पीछे से आवाज आए, कौन था वो? वह आवाज सुनते ही रावी एकदम चौंक गई, क्योंकि वह अभी शिवांश को जाते हुए देख रही थी और वह आवाज सुनते ही चौंक कर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और फिर पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, ओह तुम आ गए, वह मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी कब से, आज इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? वहां पर रावी के सामने और कोई नहीं बल्कि पार्थ खड़ा हुआ था और वो काफी नाराज और जेलस लग रहा था। पार्थ ने मुंह बनाकर पूछा, पहले मैंने सवाल किया है, इसलिए पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बताओ, कौन था वो लड़का जिसे देखकर तुम इतना ज्यादा स्माइल कर रही थी कि सारे दांत नजर आ रहे थे तुम्हारे? ऐसा भी क्या कहा उस लड़के ने? मुझे देखकर तो कभी इतना स्माइल नहीं किया तुमने, मुझसे तो बस लड़ती झगड़ती रहती हो। रावी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, शट अप, कोई इतना ज्यादा भी स्माइल नहीं कर रही थी मैं, और वो बस एक फ्रेंड था कॉलेज से ही, और लड़ाई तुम ही शुरू करते हो पहले हमेशा ही। पार्थ ने सवाल किया, कौन सा फ्रेंड? कोई नाम नहीं है क्या इस फ्रेंड का? रावी ने उल्टा जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, फ्रेंड तो फ्रेंड होता है, और तुम क्या करोगे नाम जानकर?
पार्थ ने नाराजगी जताते हुए कहा, कुछ पूछ रहा हूं तो सीधे बता दिया करो, हमेशा ही बहस करनी जरूरी होती है क्या हर बात में? और फिर मुझे बोलती हो। अभी कौन शुरू कर रहा है? रावी ने थोड़े एटीट्यूड में कहा, तुमने ही शुरू किया है, अभी भी क्या जरूरत है तुम्हें इतना इंटरफेयर करने की मेरे मामलों में, और मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते क्या जिनसे मैं स्माइल करके बात कर सकूं? पार्थ ने इस बार थोड़ा हक जताते हुए कहा, नहीं, नव्या और पायल है ना तुम्हारी फ्रेंड, उतना काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए, जिसे देखो फ्रेंड बनाती रहती हो? पार्थ का इस तरह से हक जताना रावी को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर भी रावी ने अपनी स्माइल कंट्रोल कर ली क्योंकि वो अभी पार्थ को चिढ़ा रही थी। रावी ने उसे और परेशान करते हुए कहा, मेरी मर्जी, जितने चाहे फ्रेंड बनाऊं, तुम्हें क्या, और चलो अभी मुझे लेट हो रहा है। इतना बोलकर रावी आगे कर की तरफ बढ़ गई तो पार्थ ने एकदम ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे कार से लगाकर खड़ा करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी मर्जी, अच्छा, और मेरी नहीं चलेगी क्या कभी भी तुम्हारे आगे? देखो वो कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है और मुझे नहीं पसंद तुम ऐसे सबके साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो, मुझे टाइम दिया करो। रावी ने भी उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्यों? पार्थ ने उसे देख थोड़े हैरानी से पूछा, क्या क्यों? मैं बॉयफ्रेंड हूं तुम्हारा, हक बनता है मेरा। रावी ने उसकी बात सुन चौंकते हुए पूछा, क्या? मैंने कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? इस पर पार्थ ने कहा, पर मैंने तो कहा ना कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड। लो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रावी ने मुंह बनाते हुए पूछा, तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? पार्थ ने उसे देखते हुए पूछा, ऐसा है क्या? तो रावी ने कहा, हाँ। पार्थ ने उसका हाथ पकड़ उसे कार में बैठाते हुए कहा, हाँ तो जल्दी ही सही, अब हम ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ही गए। रावी ने हैरानी से पूछा, ऑफिशियल? आदर्श ने पायल के मम्मी पापा को पायल को घूरते हुए पाया तो अब धीरे से पायल का हाथ छोड़ दिया। पायल ने अपना हाथ फ्री होते ही जल्दी से उससे ऊपर उठाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही ट्रॉय कर रही थी। ये कहते हुए पायल अब अपने लेफ्ट हैंड से खाना शुरू करती है कि तभी पार्थ भी वापस आकर उन्हें ज्वाइन करता है। आदर्श के आने पर अब ब्रेकफास्ट के साथ साथ बिजनेस मीटिंग्स के रिलेटेड बातें शुरू हो गई थी। ऐसे में पायल ने उसे घूर कर देखते हुए मन ही मन कहा, इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे तंग कर रहा है, आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने इसका? पायल खुद में उलझी हुई थी कि ध्यान गया सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था और वो अब तक सैंडविच अपने सामने रखे हुए थी। तारांकन, घर से बाहर निकल वो कॉलेज के लिए जा रही थी। ऐसे में वो अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठी ही थी कि तभी अचानक से आदर्श कार का डोर ओपन कर उसके बगल से आ बैठा। पायल ने उसे देख घबराकर पीछे मुड़ते हुए उससे पूछा, आप मेरी कार में क्या कर रहे हैं? इतना कहकर उसने पलटकर बगल में बैठे आदर्श को देखा। उसे डर लगा था कि कहीं पार्थ या उसके पापा ने आदर्श को उसकी कार में बैठते हुए तो नहीं देख लिया। पीछे पलटकर जब उसे कोई भी घर से बाहर निकलते नहीं दिखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। वहीं आदर्श ने उसे घूरते हुए पूछा, मेरा कॉल क्यों काटा था? पायल ने घबराते हुए पूछा, कब? आदर्श ने उसे देखते हुए कहा, रात में, उसके बाद फोन भी बंद कर लिया। क्यों? पायल ने गुस्से में कहा, क्या क्यों? मेरी मर्जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप क्यों पीछे पड़े हैं? आदर्श ने उसकी आंखों में देखते हुए साफ शब्दों में कहा, तुम पसंद हो मुझे, अच्छी लगती हो। पायल ने चिढ़ते हुए कहा, पर मुझे आप अच्छे नहीं लगते। आदर्श ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पायल ने गुस्से में कहा, पागल हैं आप, मेरी कार से बाहर निकलिए। आदर्श ने भी उसका जवाब गुस्से में देते हुए कहा, आवाज नीची रखो, तुमसे प्यार से बात कर रहा हूं तो जवाब प्यार से दो। पायल ने उसकी आवाज सुन झेपते हुए पूछा, आखिर आप चाहते क्या है? आदर्श ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और उससे भी पहले कार स्टार्ट करो क्योंकि अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें यूं मेरे साथ देखा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, हालत तुम्हारी खराब होगी। उसकी बात सुन पायल ने कार स्टार्ट कर अपनी घुटी हुई आवाज में कहा, आप फायदा उठा रहे हैं मेरा, मैं आपकी उन चीप गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हूं। आदर्श ने सामने देखते हुए कहा, सामने देखकर गाड़ी चलाओ, मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है। पायल ने चिढ़ते हुए सामने रोड पर ध्यान दिया तो आदर्श अब उसे निहारने लगा। हल्की हल्की सर्दी में भी उसके चेहरे पर पसीना छाया हुआ था, ऐसे में वो उसे और भी दिलकश लग रही थी। पायल ने उसकी नजरों को खुद पर महसूस करते हुए पूछा, ऐसे क्या देख रहे हैं? आदर्श ने रिलैक्स होकर बैठते हुए कहा, तुम्हें देख रहा हूं।
पायल ने चिढ़ते हुए कहा, मत देखिए। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं तो देखूंगा, वो भी हक से। पायल ने हैरान होते हुए पूछा, कौन सा हक, कब दिया मैंने? आदर्श ने उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाकर कहा, मैंने ले लिया, बस इतना काफी है। और हाँ, मैंने सुना है तुम राजस्थान ट्रिप प्लान कर रही हो। पायल ने गुस्से में उसके स्पर्श से बचने के लिए अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आदर्श ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं? तुम्हारे लिए अपनी मीटिंग छोड़ यहाँ आकर बैठा हूँ और तुम कहती हो कि मतलब नहीं होना चाहिए? पायल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो क्या मैंने कहा था? आदर्श ने उसके गाल खींचते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मेरी जान। पर सोचो, मैं अगर तुम्हारे घर नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम राजस्थान ट्रिप प्लान कर रही हो। आदर्श जब पायल अपने पापा से बात कर रही थी उसी वक्त वहां आ चुका था, पर पायल की चहकती हुई आवाज सुन उसके कदम कुछ देर के लिए हॉल में ही रुक चुके थे। उसी वक्त उसने डाइनिंग एरिया में बैठी पायल की बातों को सुन लिया था। और अब गुस्सा होना बंद करो, देखो कैसे गुस्से में लाल हो रही हो। ये कहते हुए आदर्श ने पायल का गाल छोड़ा तो पायल ने अब चिढ़न महसूस कर लगभग रोते हुए कहा, मैं लाल पीली होती भी हूं तो इससे आपको क्या? मुझे छुए नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर। ये कहते हुए पायल ने अब ब्रेक लगा दी क्योंकि उसका कॉलेज आ चुका था। आदर्श उसे देख एक बार फिर हंसने लगा तो पायल ने उससे मुंह फेर लिया। दोनों काफी देर तक यूं ही बैठे रहे तो पायल ने ही अब गुस्से में कहा, मुझे देर हो रही है, अब क्या मेरे साथ मेरी क्लास में भी आएंगे? आदर्श मुस्कुराया और अगले ही पल उसने आगे बढ़कर पायल के टमाटर जैसे फूले फूले गाल को चूमते हुए कहा, नहीं, बस एक बात कान खोलकर सुन लो, कहीं नहीं जा रही हो तुम? पायल ने हैरान होते हुए उससे पूछा, क्यों? क्यों नहीं जा सकती? इस पर आदर्श ने थोड़े गुस्से में कहा, क्योंकि दिमाग की अच्छी खासी कमी है तुम्हारे पास। पहले खुद का ख्याल रखना सीखो फिर अकेले ट्रिप प्लान करना। पायल ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, दिमाग है मेरे पास, खुद का ख्याल रख सकती हूँ। आदर्श ने भी इस बार उस पर भड़कते हुए कहा, हाँ, वो देख चुका हूं मैं, कितना ख्याल रखती हो और कितना दिमाग है तुम्हारे पास। तभी तो उस रात अपने 4 दिन के बनाए हुए बॉयफ्रेंड के साथ आधी रात में हाईवे घूम रही थी। पायल ने उसकी तेज आवाज सुन डरते हुए उसका हाथ छोड़ा था, मगर आदर्श ने उसके हाथ को पकड़ गुस्से में पायल को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है, उस रात कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, कुछ भी, मैं खुद चाहता तो तुम्हें। आदर्श बोलते बोलते रुका तो पायल अब से उठी और उसने रोते हुए कहा, हाँ तो मैं भी फिर आपको छोड़ती नहीं, जेल में चक्की पिसवाती आपको। पायल को रोते देख आदर्श का गुस्सा जैसे हवा हो गया और उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, तुम ना ग्रेट हो, सोचो अगर मैं तुम्हें मार देता तो फिर? पायल ने रोते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कुछ भी कर सकते हो आप, बहुत ही बुरे, निहायत ही घटिया आदमी हो आप। आदर्श ने पायल की बात सुनकर कहा, बस भी करो, क्या क्या बक रही हो मेरे बारे में? इतना बुरा होता ना तो अभी तुम यहाँ नहीं बैठी होती। पायल ने रोते हुए कहा, बुरे ही आप। उस दिन मेरी फ्रेंड्स के सामने मुझे उठाकर अपनी कार में बैठा कर ले गए, मेरा तमाशा बनाया और आज आज मेरी क्लास भी मिस हो गई आपकी वजह से। आदर्श ने उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए कहा, तो तुम भी तो हर बार बहस करती हो, चुपचाप बात मान लिया करो तो मैं क्यों तुम्हारे साथ बुरा बनूंगा? पायल ने उससे अलग होते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगी, बल्कि अब जो होगा देखा जाएगा। आपको बताना है ना पापा को कि मैं पूरी रात आपके साथ थी? बता दे, मैं भी बताऊंगी उनको कि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। आदर्श ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके डन। पायल ने भी हाँ में सिर हिलाया तो आदर्श ने कहा, अब तो रोना बंद करो। पायल उसके कहने पर और भी रोने लगी तो आदर्श ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? आदर्श ने उसे एक बार फिर अपनी बाहों में खींच लिया तो पायल ने इस बार खुद ही उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की थी, ऋषि मुझे धोखे से वहां लेकर गया था, एंड मैं श्योर हूं कि पापा मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। वो डर रही थी कि अगर अब ये बात खुली कि वो उस रात किसी और के साथ नहीं बल्कि आदर्श के साथ थी और उसने ये बात घर पर सबसे छुपाई तो पता नहीं उसके पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। ऐसे में जब उन्हें पता चलेगा कि उसने उनसे आधा सच कहा था और आधा छुपाया था तो पता नहीं वो कैसे उसकी बातों को लेंगे। आदर्श ने पायल को और भी ज्यादा रोते देख अब उसे हल्के से डांटते हुए कहा, क्यों रो रही हो इतना? अरे वो क्यों नहीं सुनेंगे तुम्हें, बेटी हो तुम उनकी,
मुझ पर भरोसा करने से पहले वो तुम पर यकीन करेंगे, समझी? पायल ने उसकी बात सुन धीरे धीरे रोना बंद किया तो आदर्श ने उसके सिर को सहला कर कहा, रोना बंद करो। पायल अब सच में चुप हुई तो आदर्श ने उसे देखते हुए कहा, देखा, कहा था ना मैंने कि तुम्हारा ये वाला फ्लो खाली है। आदर्श की बात सुन वो उसे देखने लगी तो आदर्श ने अब उसका चेहरा देखते हुए कहा, बाहर निकलो। पायल ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, उम्मम? आदर्श ने उसका सीट बेल्ट निकाल उसे बाहर निकलने को कहा तो वो इस बार वाकई उसकी बात मान बाहर निकल गई। आदर्श भी बाहर निकला और उसने पायल से कहा, मेरी जगह पर जाकर बैठो। पायल ने उससे सवाल पूछना चाहा तो आदर्श ने ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए कहा, पहले कार में बैठो, फिर बात करते हैं। पायल इस बार भी चुपचाप उसके बगल से जाकर बैठी तो आदर्श ने सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करते हुए कहा, अभी जो हाल बनाया हुआ है ना खुद का, ऐसे में कॉलेज में अंदर जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। पायल ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब? तो आदर्श ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, तुम्हारा मूड खराब किया है ना, तो चलो, अब इसे मैं ही ठीक करूंगा। ये कहते हुए उसने उसे सीट बेल्ट लगाने को कहा और अगले ही पल कार को घुमाते हुए मोड़कर वे लोग कॉलेज कैंपस से बाहर निकलने लगे तो पायल ने उसे टोकते हुए कहा, गार्ड मुझे अब विदाउट परमिशन बाहर नहीं जाने देंगे। तो आदर्श ने उससे कहा, हाँ वो तो मुझे भी पता है, बट मुझे नहीं रोकेंगे। और तुम अपना देखो हो ही कितनी सी सीट बेल्ट निकालो और नीचे बैठ जाओ। पायल आदर्श की बात सुन शौक हो उसे देखने लगी तो आदर्श अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख हंसने लगा। पायल ने सीट बेल्ट निकालते हुए पूछा, पर हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे आप पर जरा भी ट्रस्ट नहीं। आदर्श पायल को अपने साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आया था। ये देख पायल ने हैरान होते हुए पूछा, यहाँ क्यों लाए हैं? आदर्श ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, तुम रुको मुझे बस 5 मिनट लगेंगे, किसी से मिलना है। पायल ने हाँ में सिर हिलाया तो अब आदर्श कार से बाहर निकलकर चला गया। काफी देर तक वो नहीं लौटा तो पायल को अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी क्योंकि वहां खड़े कुछ आदमी उसे घूर रहे थे। तभी आदर्श वहां आया और उसने भी वहां खड़े 3 वर्कर्स को पायल को घूरते हुए पाया तो उनके तरफ ही मुड़ गया। उसे अपनी तरफ आते देख वे तीनों इधर उधर होकर अपना काम करने लगे थे मगर आदर्श ने उनमें से एक को पकड़कर उसकी गर्दन दबोचते हुए पूछा, क्या साले तारानकन क्या देख रहा था उधर? उस वर्कर ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, वो ये कालू कह रहा था कि साहब आज फिर नई मैडम लेकर आए हैं। आदर्श ने सुना तो झट से पलटकर पीछे देखा। पायल को देखते ही उसे समझ आ गया था कि उसने कुछ नहीं सुना है तो उसने राहत की सांस ली और अगले ही पल उस आदमी की मारते हुए गालियां देकर छोड़ा और अब ठेकेदार को आवाज देते हुए कहा, रमेश, इन तीनों का हिसाब कर, इन्हें चलता करो। उन तीनों ने सुना तो अपना काम छोड़ आदर्श के पैर पकड़ लिए मगर आदर्श उनसे पीछा छुड़ा। अब कार में वापस लौटा तो पायल ने कहा, मुझे अपने घर जाना है। आदर्श ने उसकी बात सुनकर उसे एक बार उसे मनाना चाहा पर फिर कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। ये कहते आदर्श ने कार को मोड़ा और उसे बताते हुए कहा, यह मेरा नया होटल बन रहा है। पायल ने कुछ नहीं कहा तो आदर्श ने कुछ दूर जाकर कार रोकते हुए कहा, ये लो तुम जाओ। तो पायल ने उससे पूछा, आप कैसे जाएंगे? आदर्श ने उसे देखते हुए कहा, उफ, मेरी इतनी फिक्र। पर फिक्र मत करो, वो देखो मेरा ड्राइवर मेरी कार लेकर खड़ा हुआ है। पायल ने सामने देखा तो अब आदर्श ने कहा, और हाँ, फ्री होते ही कॉल करूंगा, पिक करना वरना फिर घर आ जाऊंगा, वो भी रात में। पायल ने सुना तो उसे गुस्से में घूरा। ये देख आदर्श हंसते हुए अब कार से निकलकर अपनी कार में जा बैठा और इधर पायल भी अपनी जगह बदल अपनी कार लेकर वहां से निकल गई। अगले दिन नव्या क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठी थी लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रोफेसर कुछ समझा रहे थे और रावी पूरे ध्यान से प्रोफेसर का लेक्चर सुनती हुई अपने रफ नोट्स बना रही थी। लेकिन नव्या की नजरें खिड़की से बाहर टिकी हुई थी और अपने हाथ में पेन पकड़कर उसे तरफ देखती हुई वो एकदम खोई हुई थी। उसका मन अक्षत में ही लगा था। नव्या को अक्षत से जुड़ी सारी बातें याद आ रही थी, वो बातें, उसका चेहरा और वो सब कुछ जो पिछले 2 दिनों में हुआ था। प्रोफेसर ने बोलना बंद किया तो रावी कुछ पूछने के लिए नव्या की तरफ मुड़ी लेकिन रावी ने जब नव्या को ऐसे देखा तो उसने अपना पेन साइड में रखा और धीरे से उसकी तरफ झुककर पूछा, नव्या, सब ठीक है ना? आज तू लेक्चर पर ध्यान क्यों नहीं दे रही, कहाँ खोई हुई है? नव्या ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने रखे नोट्स को देखती रही जैसे कोई उलझा हुआ जवाब ढूंढ रही हो। रावी ने इस बार नव्या के कंधे पर टच करते हुए कहा,
क्या हुआ तुझे, कुछ बोल भी नहीं रही है, मैं कुछ पूछ रही हूँ। नव्या ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई तो नव्या अपनी जगह से उठकर जाने लगी। रावी ने उसकी बाजू पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे यार सुन तो सही, तुझसे कुछ कहना था। नव्या ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, बोलो। रावी ने मायूसी से कहा, सॉरी यार, वो उस रात जब तुम दोनों को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, तब मैं वहां पर तुम दोनों की मदद के लिए नहीं आ पाई। वो इंस्पेक्टर था ना, उसने हमें अंदर आने ही नहीं दिया। हमने ट्राई किया था, मैंने और पार्थ नहीं, लेकिन। ये सुनकर नव्या ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं रावी, मैं समझती हूँ। वैसे भी तुम पहली बार ही ऐसी जगह पर गई थी और सच कहूँ तो मैं भी दूसरी बार ही थी, लेकिन मुझे पता है तुमने और पार्थ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। नव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसने धीरे से रावी के कंधे पर अपना हाथ रखा। लेकिन तुम्हें बुरा लगा होगा ना कि। रावी कुछ और बोलने वाली थी कि अचानक नव्या अपनी बेंच से उठकर खड़ी हो गई। रावी भी उसके साथ ही खड़ी हो गई और नव्या ने कहा, रावी तुम्हें कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी सिचुएशन अच्छे से समझती हूँ। नव्या की ये बात सुनकर रावी को भी अच्छा फील हुआ और उसने कहा, हाँ यार, बट तुझे बात करके अब मन हल्का हो गया। कल से ज्यादा कुछ बात ही नहीं हुई हमारे बीच, इसलिए मुझे लग रहा था कहीं शायद तुम मुझसे नाराज। नव्या ने फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सबसे पहली बात तो तू इतना ज्यादा सोचा ही मत कर, तुझ पर सूट नहीं करता है और मैं क्यों अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड से नाराज होंगी, वह तो बस ऐसे ही कुछ और सोच रही थी। रावी ने पूछा, क्या? नव्या ने अपना सारा सामान समेटकर बैग में रखते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस अभी मुझे कहीं जाना है, बाद में बताती हूँ। नव्या के इस तरह अचानक से जाने की बात सुनकर रावी चौंक गई। रावी ने सवाल किया, अरे कहाँ जा रही है? क्लास का एक और लेक्चर बचा है, उसे तो अटेंड कर ले। नव्या ने जवाब में बस इतना कहा, नहीं, मुझे अभी जाना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रावी ने परेशान होकर पूछा, इतना इम्पोर्टेंट क्या याद आ गया अचानक से, जो लास्ट क्लास छोड़कर भाग रही हो? तुम तो कभी कोई क्लास मिस नहीं करती और पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं होता ना तुम्हारे लिए। नव्या ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, अब शायद ऐसा नहीं है। इतना बोलकर नव्या तेजी से क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी गई। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, वो सामने से आते हुए शिवांश से टकरा गई। वह हाथ में अपनी किताबें पकड़े हुए था और उस क्लास के अंदर आने ही वाला था। शिवांश ने तुरंत कहा, ओह सॉरी, और थोड़ा पीछे हटकर उसने नव्या को नोटिस किया। नव्या ने उसकी तरफ एक बार देखा, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। शिवांश ने पीछे से आवाज दी, हेलो मिस नव्या, एक मिनट रुकिए तो सही, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है आप? नव्या ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तेज कदमों से सीधा कॉलेज के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी और तेजी थी। शिवांश वहीं खड़ा रहा, उसके पीछे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवांश ने खुद से कहा, ये लड़की कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। हर बार कुछ न कुछ अजीब कर ही देती है मेरा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। वह अब भी नव्या को देख रहा था, जो धीरे धीरे कॉलेज के मेन गेट से बाहर जा रही थी। नव्या ने जैसे ही कॉलेज का गेट पार किया, उसने एक बार अपने फोन में कुछ चेक किया। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और उसमें बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका चेहरा सीरियस था, लेकिन उसकी आंखों में किसी बात को लेकर टेंशन साफ झलक रही थी। शिवांश क्लासरूम के बाहर खड़ा था, जहां अभी अभी वो नव्या से टकराया था। उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी। शिवांश नव्या के बारे में ही सोच रहा था कि तभी रावी वहां आए और उसे इस तरह क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा देखकर रावी भी वहां रुक गई। रावी ने उसके चेहरे की उलझन को नोटिस करते हुए पूछा, अरे शिवांश, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्लास तो कब की खत्म हो चुकी है। आज तुमने क्लास भी अटेंड नहीं की, सब ठीक है ना? शिवांश ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा अजीब लगा अभी वो। रावी ने हैरानी से पूछा, क्या अजीब? रावी क्या पूछने पर शिवांश ने भी उसे पूरी बात बताते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त नव्या सच में बहुत अजीब है। अभी अभी वो मुझसे टकराए, मैंने उसे सॉरी भी बोला, लेकिन उसने मेरी बात सुनी तक नहीं और सीधे कॉलेज से बाहर भाग गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत जल्दी हो कहीं पहुंचने की। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई इस तरह भागते हुए?
रावी ने भी कंफ्यूजन से कहा, हाँ वो थोड़ा जल्दी में थी, उसे कहीं जाना था शायद, लेकिन कहाँ जाना था ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया। शिवांश ने तुरंत पूछा, ओह, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया, ऐसी कौन सी जगह पर गई है वह? रावी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पता नहीं, शायद घर गई हो, वैसे भी वह थोड़ी टेंशन में थी। शिवांश ने माथे पर सिकुड़न लाते हुए पूछा, टेंशन में? किस बात की टेंशन है उसे? रावी के मुंह से बात फिसल गई, अरे वो उस रात के बाद से। शिवांश ने उसकी बात काटते हुए पूछा, कौन सी रात, ऐसा क्या हुआ था? रावी ने तुरंत अपनी गलती महसूस की और बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, वो शायद उसके घर पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हो, उसने मुझे भी ठीक से नहीं बताया। शिवांश ने उसकी बात को ध्यान से सुना लेकिन और सवाल नहीं किया क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि रावी उसे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाली नव्या के बारे में, और रावी ने भी जल्द ही वहां से निकलने का बहाना बना लिया। रावी ने कहा, ओके, मैं चलती हूँ, ये लेक्चर खत्म हो गया है तो मैं अपनी दूसरी क्लास देखती हूँ, बाय। रावी अपनी जान बचाते हुए तेजी से वहां से चली गई, और उसके जाने के बाद शिवांश भी वहां से चला गया। ओबरोए इंडस्ट्री ऑफिस। नव्या कॉलेज से निकली तो वह घर ना जाकर सीधा अक्षत के ऑफिस पहुंच गई, और वो जैसे ही अक्षत के ऑफिस पहुंची, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो सोच रही थी कि अक्षत ठीक हो, पता नहीं क्यों उसका ध्यान अक्षत में लगा हुआ था और इसीलिए वह यहाँ पर उससे मिलने आई थी। वैसे तो वह नॉर्मल चलते हुए अक्षत के केबिन तक आए, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी चाल धीमी हो गई क्योंकि अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। केबिन के अंदर कोई अक्षत का नाम लेकर चिल्लाते हुए उसे डांट रहा था, तुम्हें आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या है अक्षत? मैं जितना तुमसे कहूं तुम सिर्फ उतना ही करोगे, और मुझसे पूछे बिना तुमने अब कोई भी डिसीजन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या को जवाब में अक्षत की आवाज भी सुनाई दी, भैया, मैंने पहले भी कहा है कि यह सिर्फ आपकी कंपनी नहीं है, मेरी भी है, और डैड ने मुझे परमिशन दी है, मुझे कुछ भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। अक्षत का जवाब सुनते ही रक्षित ने चिढ़कर कहा, डैड का नाम तो लेना भी मत मेरे सामने, मुझे पता है वह तुमसे इतना नाराज है कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और ना ही तुमसे बात करेंगे, इसलिए पहले खुद को सुधार लो थोड़ा। रक्षित की आवाज तेज होती जा रही थी। नव्या वही दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। ये सब सुनकर नव्या अक्षत के लिए बुरा फील कर रही थी। अक्षत का बड़ा भाई रक्षित जिस तरह उसे ह्यूमिलिएट कर रहा था, नव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अक्षत की पत्नी होने के नाते वह और ज्यादा सुन नहीं पाई और सीधा दरवाजा खोलकर केबिन अंदर चली गई। नव्या अंदर आते ही दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर अक्षत और रक्षित दोनों चुप होकर दरवाजे की तरफ ही देखने लगे। नव्या को दरवाजे पर देखते ही रक्षित ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है, इस तरह बिना पूछे किसी के केबिन में नहीं आते हैं। रक्षित ने एक तीखी नजर नव्या पर डाली और फिर अक्षत की तरफ मुंह मोड़ते हुए ताने भरे लहजे में कहा, और तुम अक्षत, जरा सी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें? यहाँ ऑफिस में भी कुछ घंटे अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाते हो, जो इसे यहाँ बुला लेते हो। नव्या को रक्षित के ताने सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने रक्षित की तरफ देखते हुए कहा, ओह थैंक गॉड, आपको याद है भैया कि मैं अक्षत की वाइफ हूं, इसलिए अपने हस्बैंड के केबिन में आने से पहले मुझे किसी से भी पूछने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपकी दूसरी बात का जवाब, अक्षत ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, मैं खुद ही आई हूँ। नव्या का जवाब सुनकर रक्षित चुप हो गया और वहां से जाने लगा। जाने से पहले दरवाजे पर रुककर रक्षित ने चिढ़ते हुए कहा, खैर, मैं चलता हूँ, तुम दोनों को तो वैसे भी कोई समझा नहीं सकता, लेकिन याद रखना अक्षत, ऑफिस और कंपनी में तुम्हारी जगह तुम्हारे काम से बनती है, ऐसे टाइम पास करने से नहीं। इतना कहकर रक्षित वहां से चला गया। उसके शब्द नव्या के कान में गूंज रहे थे। अक्षत ने रक्षित के जाने के बाद एक गहरी सांस ली और अपना सिर झुका लिया। नव्या ने उसकी ओर देखा, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे तसल्ली दे। नव्या ने धीरे से कहा, अक्षत। अक्षत ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। अक्षत ने नजर उठाकर सामने खड़ी नव्या की तरफ देखा और नव्या ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसे अक्षत बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। इसीलिए नव्या ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा, वो तुरंत ही आगे जाकर अक्षत के गले लग गई। अक्षत ने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया और वो दोनों इस तरह एक दूसरे के गले लगे रहे, और उन दोनों को ही शायद एक दूसरे की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी, और नव्या को भी ऐसा ही कुछ एहसास हो रहा था, इसलिए वो घर ना जाकर सीधा अक्षत से मिलने उसके ऑफिस आई थी।
कुछ देर के बाद अक्षत और नव्या एक साथ ही वहां पर साइड में पड़े हुए काउच पर बैठे हुए थे और अक्षत ने नव्या का हाथ अपने हाथों में थमा हुआ था और बहुत ही प्यार से वह नव्या के हाथों को सहला रहा था। नव्या के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो कुछ भी यहाँ पर आने के बाद उसने देखा था, लेकिन अब तक उसने इस बारे में कुछ भी बात नहीं की थी क्योंकि वह चाहती थी कि पहले अक्षत थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। नव्या के हाथ की उंगलियों से खेलते हुए अक्षत ने पूछा, वैसे आज तुम्हारी क्लासेस जल्दी खत्म हो गई क्या जो तुम इस टाइम पर यहाँ आ गई, या फिर मुझे सरप्राइज देने आए हो? नव्या ने एकदम सीरियस होकर जवाब दिया, हाँ, आए तो आपको सरप्राइज देने ही आई थी, लेकिन मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया। नव्या की सीरियस आवाज सुनकर अक्षत ने उसके चेहरे की तरफ देखा और सफाई देते हुए कहा, अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बस भाई मुझे कुछ समझा रहे थे और तुम तो जानती हो हम दोनों की सोच इतनी नहीं मिलती। अक्षत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही नव्या ने कहा, अक्षत मैंने सुना वो क्या समझ रहे थे और आप क्या समझ रहे थे। मैं दरवाजे पर ही थी जब रक्षित भैया इतनी बुरी तरह से आप पर चिल्ला रहे थे, आप सुन भी कैसे सकते हैं ये सब, मुझे इतना बुरा लगा सुनकर। और आप? नव्या काफी नाराज लग रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ था रक्षित जिस तरह अक्षत को डांट रहा था, वह भी यहाँ पर ऑफिस में। अक्षत को ये बात समझ आ गई थी, लेकिन वो अभी इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नव्या को समझाते हुए कहा, अच्छा अगर तुमने सुना होगा तो फिर मेरी आवाज भी तो सुनी होगी, मैंने भी तो उन्हें जवाब दिया था, लेकिन वो हमेशा ऐसे करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं अभी यहाँ पर नया हूँ ऑफिस में, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं, तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए और हर डिसीजन उनसे पूछ कर लेना चाहिए, बस इस बात पर बहस हो रही थी। नव्या ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अरे क्यों, जब यह आपकी कंपनी है तो फिर आप इसमें रक्षित भैया से क्यों पूछेंगे, और उन्हें तो खुद भी इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जब उनकी कंपनी अलग है आप तो उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करते होंगे ना, जहां तक मुझे पता है। अक्षत ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अरे हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था इतने दिनों में कि हम दोनों की कंपनी तो अलग अलग है, शेयर और सब कुछ अलग है, फिर भी क्यों रक्षित भैया मुझे इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट जो पिछले 3 डील रिजेक्ट हुई है वह तीनों भी रक्षित भैया ने ही सेटल करवा कर दी थी। नव्या ने तुरंत ही सवाल किया, कौन सी 3 डील रिजेक्ट हो गई और आपने मुझे इस बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? नव्या शक भरी निगाहों से अक्षत की तरफ ही देख रही थी और उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर अक्षत समझ गया कि उसने नव्या को जी बारे में कुछ भी नहीं बताया था, उसे बारे में वह धोखे से उसके सामने पूरी बात बोल गया और अब नव्या पूरी डिटेल पूछेगी। अक्षत ने किसी तरह बात संभालते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, काफी दिनों से मैं जो परेशान चल रहा था वो बस यही सब था, मैं सब ठीक करने की कोशिश में लगा था, लेकिन रक्षित भाई ने जिस कंपनी को बिजनेस प्रपोजल भेजने को कहा था मैंने उनके कहने पर वो सब किया और तीनों प्रपोज रिजेक्ट हुए थे, और अब मुझे समझ आ रहा है शायद मुझे उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। नव्या के लिए ये सब एकदम नई इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी उसने काफी ध्यान से सुना और फिर अक्षत को समझाते हुए कहा, देखिए अक्षत मैं कोई बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही आप दोनों भाइयों के बीच में आना चाहती हूं, लेकिन जितना आपने बताया और जो कुछ देर पहले मैंने देखा और सुना उस हिसाब से मुझे लगता है कि रक्षित भैया कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। अक्षत को भी हमेशा से ऐसा फील होता था, इसलिए जब नव्या ने यह बात कही तो वह बिल्कुल भी ऑफेंडेड नहीं हुआ, बल्कि वह भी इस बात पर सोचने को मजबूर हो गया कि नव्या सही कह रही थी। अक्षत ने थोड़ा दिमाग लगाते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो और तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है नव्या, मुझे पता है तुम हमेशा मेरा भला ही चाहेगी और मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अक्षत ने यह बात कही तो नव्या ने उसकी आंखों में देखा और अक्षत ने जो बात कही वो भरोसा अक्षत की आंखों में भी नव्या को नजर आ रहा था, तो नव्या तसल्ली से मुस्कुरा दी। नव्या आगे जाकर अक्षत के एकदम करीब बैठ गई और उसने अक्षत के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है अक्षत, और आपके काम पर भी, इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप सब कुछ अपने हिसाब से करिए, देखिएगा सब अच्छा होगा। नव्या की पॉजिटिव बातें सुनकर अक्षत को भी अच्छा फील हुआ और उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब के और धीरे से उसके माथे पर चूम लिया। अक्षत ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था और नव्या भी कॉलेज से बिना कुछ खा ही यहाँ पर आ गई थी, तो उन दोनों ने एक साथ ही लंच किया। अब तक शाम हो चुकी थी। अक्षत एक लास्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में चला गया और नव्या जब तक वहां पर उसके साथ केबिन में ही रुकी रही और वो अक्षत के लैपटॉप में कुछ चेक कर रही थी। अक्षत को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उसने नव्या को परमिशन दे दी, लेकिन अक्षत का असिस्टेंट अंदर आया तो नव्या को अक्षत की कुर्सी पर बैठे हुए देखकर वो अपनी जगह पर रुक गया। अक्षत इस वक्त केबिन में नहीं था और नव्या की नजर अक्षत के असिस्टेंट पर पड़ी तो उसने कहा, क्या हुआ नमित,
कोई काम है क्या तो मुझे बोल दो, मैं अक्षत को बता दूंगी। नमित ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ पूछा। नो मैम, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हूँ। आपने कब से ऑफिस ज्वाइन कर लिया? नव्या जो कुछ भी कर रही थी वो करते हुए रुक गए और उसने लैपटॉप पर ओपन सारे तब क्लोज करते हुए नजर उठाकर नमित की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैंने ऑफिस तो ज्वाइन नहीं किया है, मैं तो बस ऐसे ही कुछ देख रही थी और मुझे नहीं पता था असिस्टेंट बिना काम के भी अपने बॉस के केबिन में आते जाते रहते हैं सिर्फ उन्हें देखने के लिए। नव्या कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और नमित की तरफ आने लगी तो नमित इधर उधर देखते हुए बगले झांकने लगा। नमित ने नव्या की बात का जवाब दिया, सॉरी मैम, मैं तो बस कॉफी के लिए पूछने आया था, एक्चुअली सर इस वक्त काफी लेते हैं। नव्या ने सीधा जवाब देते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम लेट हो गए क्योंकि अक्षत ने तो काफी देर पहले ही कॉफी पी ली थी और कोई काम नहीं है तो तुम जा सकते हो। नव्या काफी सीरियस लग रही थी और इस तरह नमित की तरफ देख रही थी। नमित ने सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, सॉरी मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इतना बोलकर वो जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए वहां से बाहर निकल गया। नव्या उसे जाते हुए देखती रही और फिर वापस आकर एक बार फिर लैपटॉप में कुछ करने लगी। अक्षत अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आया और नव्या को अपनी कुर्सी पर बैठे देखा तो उसने नव्या को पीछे से गले लगा लिया तो नव्या ने तुरंत ही अक्षत के हाथ पैर हाथ रखा और मुस्कुराकर अक्षत की तरफ देखा तो अक्षत ने कहा, घर चले अब? अक्षत के इस सवाल पर नव्या ने भी बस अपना सिर हिला दिया और फिर वो दोनों एक साथ वहां ऑफिस से सीधा घर वापस आ गए। नव्या और अक्षत जब घर पहुंचे तो डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार पहले से ही डिनर के लिए बैठा हुआ था। नव्या और अक्षत ने शाम को ही लंच किया था इसलिए उन दोनों को इतनी भूख भी नहीं लगी थी और वो सबके साथ बैठना भी नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों चुपचाप अंदर आए। दादाजी ने उन्हें अंदर आते देखा तो तुरंत आवाज लगाए, अरे नव्या, आशु, आ जाओ, बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो, दोनों खाना लग गया है, बैठो साथ में खाते हैं। अक्षत और नव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। अक्षत ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, सॉरी दादू, वो हमने थोड़ी देर पहले ही कुछ खाया है। दादाजी ने सीधे कहा, खा लिया है तो क्या हुआ, साथ बैठकर डिनर कर लो, डिनर का टाइम है, वैसे भी आजकल दिखते नहीं तुम दोनों। उन दोनों के पास दादाजी की बात को टालने का कोई तरीका नहीं था। वह दोनों ही दादाजी को मन नहीं कर पाए और कुछ देर के बाद हाथ धोकर वो दोनों भी वहां पर आ गए। अक्षत और नव्या टेबल पर दादाजी के पास वाली खाली कुर्सियों पर बैठ गए। अक्षत की मॉम सुप्रिया उन दोनों को एक साथ आते और बैठते हुए देखकर चिढ़ गईं। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, वाह, अब तो खाने के लिए भी इनके नखरे देखो, यही रह गया है। अक्षत ने उनकी बात अनसुनी करते हुए नव्या की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, दादू, हम कोई नखरे नहीं कर रहे थे, हमने सच में शाम को लंच किया था, बस इसीलिए। दादाजी ने मजाक में कहा, कोई बात नहीं बच्चों, तुम ध्यान मत दो, खाना खाओ, कुछ लोग तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। दादाजी की सुनते ही सुप्रिया के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा, लेकिन उन्होंने कोई और बात नहीं कही। वहीं रक्षित और उसकी पत्नी अलका, जो पहले से ही टेबल पर बैठे हुए थे, नव्या और अक्षत को साथ बैठते देख मुंह बनाने लगे। रक्षित ने धीरे से अलका के कान में कहा, अब इसे देखो, ऑफिस में दिन भर काम तो होता नहीं, वहां भी अपनी बीवी को साथ बुला लेता है और अब घर आकर भी इनका नाटक शुरू है, हर जगह इसे नव्या का साथ चाहिए। अलका ने भी चिढ़कर कहा, हाँ, और दादाजी भी तो इसे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे क्या हीरा मोती लगे हैं इस नव्या में। ये सब बातें नव्या और अक्षत तक नहीं पहुंची क्योंकि दोनों अपनी प्लेट्स में खाना ले रहे थे। अक्षत के पिता मिस्टर ओबरॉय चुपचाप ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त माहौल थोड़ा गंभीर था। दादाजी ने इस चुप्पी को तोड़ने के लिए नव्या से बात की, नव्या बेटा, कॉलेज कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तुमने देर से एडमिशन लिया है ना? नव्या ने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ जवाब दिया, नहीं दादाजी, सब ठीक चल रहा है। अक्षत ने पहले ही बात कर ली थी और बस अभी मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उसकी ही तैयारी कर रही हूँ। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, पढ़ाई पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। अक्षत भी तुम्हारी मदद कर रहा होगा, है ना? नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अक्षत बहुत सपोर्टिव है, इनकी वजह से ही तो मैं दोबारा कॉलेज जा पाई हूँ। ये सुनते ही सुप्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कॉलेज जाने का नाटक तो ऐसे हो रहा है जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लेगी ये पढ़ाई पूरी करके।
नव्या को उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा और उसका मुंह लटक गया। अक्षत कुछ बोलने ही वाला था लेकिन उसे नव्या ने रोक दिया। दादाजी ने तुरंत सुप्रिया की बात काटते हुए कहा, सुप्रिया बहू, ज्यादा मत बोला करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हारी बहू कॉलेज की टॉपर है और तुम्हें परेशानी क्या है नव्या से। सुप्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अक्षत की मॉम एकदम ही अपनी जगह से उठकर वहां से चली गई और उन्होंने खाना भी प्लेट में छोड़ दिया था। डिनर का माहौल थोड़ी देर के लिए फिर से शांत हो गया लेकिन दादाजी बीच बीच में बातें करते रहे ताकि माहौल हल्का बना रहे। रक्षित और अलका भी जल्दी ही चले गए थे। डिनर खत्म होने के बाद दादाजी ने अक्षत की ओर देखते हुए कहा, आशु बेटा, तुम बुरा मत मानना, इन लोगों का तो यही काम है लेकिन इनकी वजह से तुम क्यों परिवार से दूर हो रहे हो। अक्षत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं दादू, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं फालतू का ड्रामा अवॉइड करता हूँ, शुरू से ही आपको तो पता है। उसके बाद सुनकर दादाजी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नव्या और अक्षत ने डाइनिंग टेबल से उठकर दादाजी को गुड नाइट कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनके जाने के बाद दादाजी ने अक्षत के डैड से कहा, अरविंद, क्या तुम अभी भी अक्षत से नाराज हो। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं उसकी इतनी गलतियां नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकता। दादाजी ने मिस्टर ओबरॉय को समझाते हुए कहा, अक्षत बहुत समझदार है, तुम्हें भी बस उसे थोड़ा वक्त देना होगा। घर पर तो तुम सबका रवैया देखते ही हो, उसके लिए कैसा है, इन सब बातों का भी दिमाग पर गहरा असर होता है। मिस्टर ओबरॉय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ और मैं सुप्रिया से बात भी करता हूँ लेकिन जब भी मैं उसके सामने अक्षत को लेकर बात करता हूँ हमेशा हमारी लड़ाई हो जाती है, इसीलिए मैं उससे ज्यादा अब कुछ नहीं कहता। दादाजी ने कहा, मुझे पता है, सुप्रिया बहू से बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। इसके बाद दादाजी और मिस्टर ओबरॉय भी वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। अक्षत और नव्या अपने कमरे में आए तो दिन भर की थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अक्षत ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी टाई को ढीला करते हुए कहा, नव्या, मैं चेंज करके आता हूं, फिर रेस्ट करते हैं। दादाजी ने भी जबरदस्ती खिला दिया, अब तो हिलने की भी हिम्मत नहीं है। नव्या मुस्कुरा दी और उसने भी अपना कॉलेज बैग को साइड में रखते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन दादाजी को ना कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उन्हें मना करते भी नहीं बनता। दोनों ने अपने अपने कपड़े चेंज किए। नव्या ने हल्के गुलाबी रंग की नाइट ड्रेस पहनी और बालों को खोलते हुए बेड पर जा बैठी। अक्षत भी टी शर्ट और ट्राउजर में आकर उसके पास बैठ गया। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बाल खुले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रखा करो ना, पूरे दिन इन्हें बांधकर क्यों रखती हो। नव्या ने अपने बालों को लापरवाही से पीछे झटकते हुए कहा, क्या आप भी, आपको पता है खुले बालों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, पूरा दिन बाल खुले रखेगी तो सारा टाइम इनमें ही जाएगा। अक्षत ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, सिर्फ मेरे सामने खुले रखा करो। नव्या उसकी बात पर मुस्कुरा दी और धीरे से अक्षत के पास आकर लेट गई। उसने अपना सिर अक्षत के सीने पर टिकाया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। अक्षत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों का इतना नजदीक होना हमेशा ही उन दोनों के लिए बहुत सुकून भरा पल होता था। कुछ देर की खामोशी के बाद नव्या ने धीरे से कहा, अक्षत, हम दादाजी को मना नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी सबको हमारा साथ में बैठकर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अक्षत ने उसकी बात सुनकर अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरनी शुरू कर दी। अक्षत ने शांत आवाज में नव्या को समझाते हुए कहा, नवू, तुम इस बारे में सोचकर स्ट्रेस मत लो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मॉम तो हमेशा से ही ऐसी ही है, उनका मूड हमेशा ही खराब रहता है। नव्या ने मायूसी से कहा, हाँ चलो मेरा तो ठीक है लेकिन वो आपकी मॉम है ना, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर अक्षत एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, पता नहीं, जब से मैंने होश संभाला है मैंने यही देखा है कि रक्षित भैया और मेरे साथ उनका बर्ताव हमेशा अलग रहा है, जैसे मैं उनके लिए उतना खास हूं ही नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मोम को, मुझे शायद मैंने उन्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है। नव्या ने अक्षत की बात सुनी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में कुछ चल रहा था लेकिन वो उसे अक्षत के सामने नहीं कह पाए। नव्या अक्षत की उदासी और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मन में कहा, मुझे पता है अक्षत ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो आपकी सौतेली माँ है, लेकिन जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, मुझे ये सोचकर ही डर लगता है। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी।
अक्षत ने उसे ऐसे सोच में डूबे हुए देखा तो एकदम से उसकी ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, तुम इतना मत सोचो, और वैसे भी तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं ना, उनकी तैयारी के बारे में सोचना शुरू करो। नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, मुझे बस आपकी टेंशन है। आप ऑफिस की कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं। अक्षत ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें उठाईं। ओह, तो अब मुझे लेक्चर देने का नया बहाना मिल गया है? नव्या ने चिढ़कर कहा, मैं लेक्चर नहीं दे रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर ऑफिस में कोई भी परेशानी हो तो मुझसे जरूर शेयर करना, मैं आपकी हेल्प करूंगी, और हो सकता है कि आपको कुछ सजेशन भी दे दूं। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा, वैसे भी तुम्हारी सजेशन अक्सर काम आती है, आज तुमने ही तो मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात याद दिलाए। इतना कहकर उसने नव्या के माथे पर हल्का सा किस किया और कहा, अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। उसने अक्षत को थोड़ा और कसकर गले लगाया और कहा, गुड नाइट अक्षत, सब ठीक हो जाएगा। अक्षत ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और धीरे से कहा, गुड नाइट माय लव। कमरे में बस धीमी सी नाइट लाइट ऑन थी और कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। पायल बेड पर आकर लेटी ही थी कि तभी आदर्श का कॉल उसके फोन पर आया। उसने कुछ सोच कॉल पिक किया तो उधर से आदर्श ने कहा, आई एम सॉरी बच्चा, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, एक्चुअली 2 दिन से बिजी था। पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं। आदर्श उसकी बात सुन मुस्कुराया और उसने धीरे से कहा, पर मतलब होना चाहिए। पायल ने अब कुछ नहीं कहा तो उसने ही पायल के साथ बात बढ़ाने के लिए पूछा, क्या कर रही हो? पायल ने चिढ़ते हुए कहा, सोने जा रही थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया। आदर्श उसकी बात सुन हंसने लगा तो पायल के माथे पर बल आ गए। वो समझी नहीं थी कि तभी आदर्श ने कहा, डिस्टर्ब करूंगा ना, बट अभी नहीं, शादी के बाद। पायल ने ये सुन गुस्से में कहा, शादी और आपसे कभी नहीं। आदर्श ने उससे पूछा, क्यों, क्या बुराई है मुझ में? पायल ने कहा, अच्छाई ही क्या है? तो आदर्श ने कहा, सब कुछ अच्छा है, बस तुम ध्यान तो दो मुझ पर। पायल ने चिढ़ते हुए कहा, आप जैसे कैसानोवा को मैं कभी अपना पति नहीं मानूंगी। आदर्श ने सुना तो हंस दिया, मगर दिल में कहीं उसकी कही गई बात चुभी तो उसने पायल से कहा, बाद में बात करता हूं। ये कहते हुए उसने कॉल कट किया तो पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, सच सुनकर बुरा लग गया क्या? लगे तो लगे, जो सच है वही बोला मैंने तो। दूसरी तरफ बालकनी में खड़े पार्थ की रावी फोन पर वॉट लगा रही थी। रावी ने गुस्से में पार्थ से कहा, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करती, हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। असल में आज रावी ने पहली बार कोई हेयर कलर करवाया था, जिसके लिए पार्थ ने उसकी तारीफ तो नहीं की थी पर उस पर हंसने लगा था। पार्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ तो तुम ऐसे फालतू के एक्सपेरिमेंट करती क्यों हो? मुझे तो तुम्हारे वही ब्लैक हेयर्स ही पसंद थे, ये बरगंडी कलर करा के खुद को ना जाने क्या समझ रही हो? रावी ने उदास होते हुए पूछा, अच्छा तो क्या चेंज कर लूं? यार बहुत पैसा दिया है सालों को ये बरगंडी करने का। पार्थ उसकी हंसी दिलाने वाली बातों को सुन एक बार फिर मुंह फेर कर हंस दिया तो रावी ने उसके हंसने पर भड़कते हुए कहा, तुम ना बंद करो वीडियो कॉल, भाड़ में जाओ, बहुत हंसी आ रही है ना? पार्थ ने ना में सिर हिलाना चाहा, मगर तब तक वो गुस्से में कॉल काट गई तो वो एक बार फिर खुलकर हंस दिया और उसने हंसते हुए कहा, बरगंडी, ओह गॉड, यार ये सच में पागल है। उसका तो दिन और रात दोनों बन गए थे रावी से प्यार और नोक झोंक वाली बातें कर। कुछ दिनों बाद नव्या के मिड टर्म एग्जाम शुरू हो गए थे और वो उसकी प्रिपरेशन में बिजी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षत भी अब ऑफिस में सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा था और रक्षित इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ था और वो बस अक्षत को नीचा दिखाने के लिए किसी मौके की तलाश में था। रक्षित नहीं चाहता था कि अक्षत अपने तरीके से काम करके आगे बढ़े और डैड को इम्प्रेस करे, इसलिए वो अपनी तरफ से हर तरीका आजमा रहा था। अक्षत इस वक्त ऑफिस में था और नमित के साथ अपने नए क्लाइंट के साथ मीटिंग की डिस्कशन कर रहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था, और तभी उसका डेस्क पर रखा हुआ उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। अक्षत इस वक्त किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी एक नज़र उसने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर डाली और अपने पापा का नंबर देखकर वो थोड़ा सा चौंक गया। अक्षत ने बुदबुदाते हुए कहा, ये डैड मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, वह भी तो यही ऑफिस में है ना? नमित ने अक्षत की बात सुनकर एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा।
अक्षत ने ही कॉल रिसीव करके मोबाइल फोन अपने कान से लगाया और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से उसके डैड ने कुछ कहा जिसे सुनकर अक्षत ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। अक्षत ने कॉल पर कहा, नो डैड, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके आगे अक्षत अपनी सफाई में कुछ बोल पाता कि दूसरी तरफ से फिर से उसके डैड ने कुछ कहा तो अक्षत जवाब में सिर्फ इतना ही कह पाया, ओके ओके डैड, मैं बस अभी आ रहा हूं। कॉल पर बात खत्म करते ही अक्षत ने ही फोन अपनी पॉकेट में रखा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। नमित ने उसकी तरफ देखा तो अक्षत ने अमित से कहा, तुम ये सब रेडी करके रखो, मैं बस अभी 2 मिनट में आ रहा हूं। अक्षत के इंस्ट्रक्शन सुनकर नामित ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और अक्षत जल्दबाजी में अपने केबिन से बाहर निकल गया। अक्षत वहां से सीधा अपने डैड के केबिन में पहुंचा और दरवाजा खुला हुआ था इसलिए वो सीधा ही अंदर आ गया और जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि उसका भाई रक्षित वहां पर पहले से ही मौजूद था और वो डैड के साथ कुछ बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की आवाज हुई और अक्षत दरवाजे से अंदर आया, रक्षित एकदम ही चुप हो गया। रक्षित और मिस्टर ओबरॉय दोनों ही दरवाजे की तरफ खड़ा अक्षत को देखने लगे और अक्षत दरवाजे पर ही रुका हुआ था। अक्षत वो सब समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके डैड ने कहा, अक्षत, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम रक्षित की कोई भी बात क्यों नहीं सुनते? उसे तुमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम उसके एडवाइस तक नहीं लेते। क्या तुम सच में इतने काबिल हो गए हो? मिस्टर ओबरॉय ने अक्षत को लगभग डांटते हुए कहा तो अक्षत धीरे से दरवाजा बंद करके केबिन के अंदर आ गया और अपने भाई के बगल में खड़े होते हुए उसने एक नज़र पहले रक्षित की तरफ देखा और फिर अपने डैड की तरफ देखने लगा। रक्षित के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी जो कि अक्षत से नहीं छिप पाई और अक्षत अपने बड़े भाई रक्षित को वहां पर देखते ही यह बात समझ गया था कि उसके पापा ने उसे यहां पर क्यों बुलाया होगा। अक्षत ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, डैड, मैं बस खुद को प्रूव करना चाहता हूं, इसीलिए अपनी कंपनी के डिसीजन मैं खुद लेना चाहता हूं और मुझे नहीं लगता कि भाई को इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अक्षत का ये जवाब सुनकर मिस्टर ओबरॉय थोड़ा सा सोच में पड़ गए और उन्हें ऐसे चुप देखकर रक्षित ने तुरंत ही बीच में बोलते हुए कहा, मुझे मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? अक्षत देखो, तुम इस तरह बात को घुमाओ मत। मुझे पता है इन सब में तुम बहुत एक्सपर्ट हो और मेरा तुम्हारा क्या है, हम दोनों भाई हैं, तो इसमें ये अपनी कंपनी कहाँ से आ गया? रक्षित ने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करते हुए कहा और अक्षत अब तक रक्षित के इरादे अच्छी तरह समझ चुका था इसलिए अब वो उसकी बातों में नहीं फंसने वाला था। अक्षत ने भी चालाकी से सवाल किया, हाँ ठीक है, अगर कुछ भी मेरा और आपका नहीं है तो फिर आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में क्यों कुछ भी नहीं बताते? उसमें तो आप मेरी कोई एडवाइस नहीं लेते, एडवाइस लेना तो दूर मुझे तो पता भी नहीं है वहाँ क्या चल रहा है, तो फिर ऐसे एक तरफा हक जताना तो ठीक नहीं होता ना भाई। रक्षित ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, अक्षत देखो, तुम फिर से वही कर रहे हो, बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैं उस बारे में बात कर रहा हूं जो नया प्रोजेक्ट तुमने खुद से शुरू किया है। तुमने ना डैड को इन्फॉर्म किया और ना ही मुझे। ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम होगी बाद में तो बिल हमारे ऊपर ही फटेगा ना। रक्षित की यह बात सुनते ही अक्षत ने कुछ नहीं कहा और वह सीधा अपने डैड की तरफ देखने लगा जो कि अपनी कुर्सी पर बैठे हुए दोनों बेटों की बात या फिर कह लो कि बहस को चुपचाप सुन रहे थे। अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया तो रक्षित को थोड़ा सा अजीब लगा। अक्षत अपने डैड की तरफ देखा हुआ उनके बोलने का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ओबरॉय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बैठ जाओ रक्षित, पहले फिर आराम से बात करते हैं। और अक्षत ने मुझे इन्फॉर्म किया था, इनफैक्ट मेरे भी साइन है उन पेपर्स पर, और अगर वो खुद से एक बार ट्राई करना चाहता है तो मुझे लगता है उसे एक मौका मिलना चाहिए। तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। मिस्टर ओबरॉय ने पूरी तरह से अक्षत की साइड लेते हुए कहा तो अक्षत बड़े ही आराम से अपने पर क्रॉस करके अपने पापा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और दूसरी चेयर के सामने रक्षित अभी भी हक्का बक्का होकर खड़ा था। उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके डैड को अक्षत ने पहले ही बता दिया था और वो अब पूरी तरह से उसकी साइड पर थे। रक्षित ने बहुत ही हैरानी से कहा, ओह, तो आपको पता था डैड? सिर्फ मुझे ही नहीं पता, आप लोग दोनों एक साइड हो गए और मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं कोई आउटसाइडर हूं। क्या सच में मेरी कोई हैसियत नहीं है यहां पर इस कंपनी में? रक्षित की आवाज तेज हो गई थी तो मिस्टर ओबरॉय ने गुस्से में कहा, रक्षित, ये ऑफिस है, घर नहीं, जो तुम दोनों यहां पर बेवजह की लड़ाइयां कर सकते हो। और एक मौका तो अक्षत को मिलना ही चाहिए ना खुद को साबित करने का। अगर वो सब कुछ ठीक से कर रहा है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपनी कंपनी पर ध्यान दो ना। तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं है। रक्षित ने थोड़ा सा अटकते हुए कहा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है डैड,
वो बस एक माइनर लॉस था जो इस मंथ रिकवर हो जाएगा और हमें प्रॉफिट भी होगा। मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और जो लॉस होगा आपको अब अक्षत की तरफ से ही होगा, क्योंकि आप खुद ही मुझे इसमें शामिल नहीं करना चाहते। तो ठीक है, मैं भी अब आपसे कुछ नहीं कहूंगा। इतना बोलकर रक्षित गुस्से में वहां से बाहर चला गया और मिस्टर ओबरॉय और अक्षत दोनों में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रक्षित के जाने के बाद मिस्टर ओबरॉय ने एक गहरी सांस लेते हुए अक्षत की तरफ देखकर कहा, पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा होता है, जब मैं किसी एक का साथ देता हूं तो दूसरे का साथ छूटता हुआ सा लगता है। क्या मैं सबके साथ सही नहीं कर सकता? अक्षत ने अपने पापा के हाथ पैर हाथ रखते हुए कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है डैड। रक्षित भैया ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें शायद आदत नहीं है कि उनके अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस मिले, और अब मैंने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो उन्हें बस थोड़ा टाइम लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने में। अक्षत के मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर मिस्टर ओबरॉय ने भी मुस्कुराकर अक्षत की तरफ देखा और बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा, मेरा छोटा बेटा कब इतना बड़ा हो गया, एकदम बड़े बूढ़े जैसी बातें करने लगा, लगता है पापा के साथ रहने का असर है। अक्षत ने एकदम से कहा, हाँ हाँ दादाजी ही तो मुझे सारी अच्छी बातें सिखाते हैं, आपके पास तो टाइम नहीं होता था मेरे लिए कभी भी। अक्षत अनजाने में ही यह बात बोल दी, जिसे सुनकर मिस्टर ओबरॉय को पुरानी बातें याद आ गई और उनका चेहरा एकदम उतर गया। अक्षत को भी अपनी अनजाने में कहीं इस बात पर पछतावा हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो अब ऐसा क्या बोले जिससे कि वहां का माहौल थोड़ा ठीक हो, और उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह भी चुपचाप वहां से बाहर निकल आया। अगले दिन शाम के 4 बजे का वक्त, नव्या कॉलेज से घर वापस आई तो उसने देखा कि आज घर में बहुत ही ज्यादा शांति थी और वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ दादाजी हमेशा की तरह लिविंग एरिया में ही बैठे हुए थे। नव्या इधर उधर देख रही थी लेकिन उसे और कोई नजर नहीं आया तो वह सीधे दादाजी की तरफ ही चली गई। नव्या ने दादाजी से पूछा, दादू आप यहाँ अकेले और कोई नहीं है क्या घर पर? मेरा मतलब है कोई नजर नहीं आ रहा आज? दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो यहाँ पर ही हूँ, लेकिन तुम किसे ढूंढ रही हो, सुप्रिया बहू को या अलका बहू को? दादाजी की इस बात पर नव्या ने झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी और आंटी तो मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, मैं क्यों उन्हें ढूंढूंगी, मैं तो बस पूछ रही थी, रोज यहाँ पर ही रहती थी ना दोनों इधर उधर, और आज नजर नहीं आ रही, बस इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। दादाजी ने नव्या की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ वह दोनों इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि दोनों एक साथ शॉपिंग पर गई है, अच्छा ही है ना शांति है घर में। अब दादाजी के सामने वाले सोफा पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। वो काफी टाइम से दादी से बात करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे बस दादाजी के साथ अकेले टाइम नहीं मिल पा रहा था। नव्या ने बात शुरू करते हुए कहा, हाँ ये तो सही कहा आपने दादाजी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अक्षत को जब पता चलेगा इस बारे में तो क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? दादाजी ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, पता नहीं बेटा, यही सोचकर तो मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे पूरा सच बता पाऊं, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। नव्या भी थोड़ी सी परेशान हो गई और उसने दादाजी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर भी वैसी ही फिक्र एकदम साफ नजर आ रही थी, क्योंकि उन दोनों के लिए ही अक्षत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वो दोनों ही उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे। नव्या ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, लेकिन दादाजी आज नहीं तो कल अक्षत को सच बताना तो पड़ेगा, ऐसे तो वह बस इसी को अपनी असली फैमिली समझते हैं और रक्षित भैया उन्हें भी सच पता है, और इस वजह से वो अक्षत को कभी भी अपना सगा भाई नहीं मानते और हमेशा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और अक्षत इस बात से बिल्कुल अनजान है। नव्या की आंखों में अक्षत के लिए फिक्र एकदम साफ नजर आ रही थी और दादाजी ने नव्या को अक्षत के लिए इतना फिक्रमंद देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्योंकि वो उसका सगा भाई नहीं है और उसे यह बात पता है, जरूर उसकी माँ ने बताई होगी, क्योंकि हम में से तो कभी भी किसी ने बच्चों से इस बारे में बात नहीं की। दादाजी की पूरी बात सुनकर नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं समझ गई, लेकिन अक्षत को पता होगा तो वह थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, नहीं तो फिर सब उनका फायदा उठा सकते हैं, और वैसे भी आजकल अक्षत बहुत परेशान रहते हैं, दादू क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? दादाजी ने नव्या को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं अरविंद से इस बारे में बात करूंगा, वह ध्यान रखेगा वहां पर, और जब सही टाइम होगा तब अक्षत को भी इस बारे में पता चल जाएगा, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं ना? दादाजी ने जानबूझकर बात बदलते हुए ये सवाल किया तो फिर नव्या ने भी उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ वो आज मेरा तीसरा एग्जाम था, अब 3 दिन का गैप है, उसके बाद एग्जाम है और तब तक मुझे प्रिपरेशन के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। दादाजी ने नव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो और फिर पढ़ाई करना, अक्षत भी आता होगा।
नव्या वहां से अपने कमरे में आ गई और फिर चेंज करने के बाद उसने किताबें उठाई और वो पढ़ने जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र मोबाइल फोन पर पड़ी और उसने तुरंत ही मोबाइल फोन उठा लिया। नव्या का मन अक्षत को कॉल करके उससे बात करने का हो रहा था, लेकिन फिर उसने टाइम देखा तो लगभग 6 बजे बजने वाले थे और अक्षत वैसे भी 7 बजे या 8 बजे तक घर वापस आ जाता था, इसलिए नव्या ने मोबाइल फोन वापस रख दिया। नव्या ने फोन चार्जिंग पर लगाते हुए खुद से कहा, अक्षत अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी होंगे, उन्होंने मुझे सुबह ही बताया था, इसलिए रहने देती हूँ, अभी उन्हें डिस्टर्ब करूंगी तो ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर नव्या अपनी स्टडी टेबल के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई, लेकिन उसे थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि आज उसने एग्जाम के बाद लंच में कुछ भी नहीं खाया था। नव्या के पेट से आवाज आई तो उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और फिर खुद से कहा, भूख भी लग रही है, मैंने सोचा था अक्षत के साथ ही डिनर करूंगी या अभी से खा लो, फिर अक्षत अकेले खाएंगे क्या? ये सोचते हुए नव्या का मुंह बन गया और फिर वह अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। नव्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, हाँ यह सही है, मैं जाकर अभी खुद के लिए कुछ बना लेती हूँ, वैसे भी आज अक्षत की मॉम घर पर नहीं है तो कोई मुझे कुछ नहीं रहेगा और अक्षत के लिए भी कुछ स्पेशल बना दूंगी अपने हाथ से, वैसे भी मैंने यहाँ पर कभी उनके लिए कुछ नहीं बनाया। अपने मन में ये ख्याल आते ही ना बने तुरंत ही बुक्स बंद की और कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधा किचन में आई और वहां पर काम करने वाली मेड से पूछा कि सारा सामान कहाँ रखा है, इस बारे में पूछने लगी और क्योंकि नव्या उस घर की बहू थी इसलिए बिना कोई सवाल किए मेड ने उसे सारा सामान दे दिया और नव्या बहुत ही खुशी खुशी कुकिंग करने लगी क्योंकि उसे कुकिंग करके हमेशा ही बहुत अच्छा और रिलैक्स फील होता था। नव्या ने खुद थोड़े से इंस्टेंट नूडल बनाकर खा लिए जिससे कि उसकी भूख थोड़ी सी शांत हो गई। इसके बाद नव्या ने बहुत ही प्यार से अक्षत के लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई और साथ में उसने गाजर का हलवा भी बनाया और पूरा खाना बनाने के बाद नव्या बहुत ही बेताबी से अक्षत का इंतजार करने लगी। वह वापस कमरे में भी नहीं गई, वहीं पर लिविंग एरिया में ही बैठी रही। रक्षित और अक्षत के पापा दोनों ही घर वापस आ चुके थे, सिर्फ अक्षत ही अब तक नहीं आया था और नव्या का मोबाइल फोन भी उसके रूम में था तो वह बस घड़ी देखते हुए अक्षत का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुला और नव्या ने देखा कि अक्षत दरवाजे से अंदर आया। नव्या उसे देखते ही बहुत खुश हो गई और लगभग भागते हुए अक्षत की तरफ आए। अक्षत से हाथ से उसका ऑफिस बैग लेते हुए नव्या ने कहा, कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही थी, अक्षत लेट हो गया आपको? अक्षत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नव्या की तरफ देखा और कहा, हाँ वो नया प्रोजेक्ट है तो उसमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अक्षत के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तो थी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। 9 बजे चुके थे और घर के लोगों का भी डिनर करने का टाइम था, इसलिए नव्या ने मेड से उनका खाना कमरे में ही लाने को बोल दिया और खुद अक्षत के साथ ही कमरे में ही चली गई। कुछ देर के बाद वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे और अक्षत ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसको आज खाने का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अलग लग तो वो खाते खाते रुक गया। नव्या ने वो खाया था और वह मटर पनीर काफी ज्यादा टेस्टी बना था, इसलिए अक्षत के ऐसे रुकने पर नव्या ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अक्षत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बस आज के खाने का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। क्या तुम्हें भी कुछ अलग लगा? नव्या ने मुंह बनाते हुए पूछा, सिर्फ डिफरेंट लगा आपको, टेस्टी नहीं लगा? मैंने इतने मन से सब कुछ बनाया था आपके लिए। नव्या की बात सुनते ही अक्षत को तुरंत समझ में आ गया और उसने तुरंत ही दूसरा निवाला खाया और कहा, नहीं नहीं ये तो बहुत टेस्टी बना है, सच में इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया, और तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने बताया है? अक्षत ने जैसे ही उसके बनाए खाने की तारीफ की नव्या बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। नव्या ने जैसे कंफर्म करने के लिए पूछा, क्या सच में आपको इतना टेस्टी लगा? चलो मेरी मेहनत सफल हुई। नव्या की बात सुनते ही अक्षत ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, नवू क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की बेवजह, और वैसे भी आज एग्जाम था ना तुम्हारा, उसमें ही थक गई होगी, फिर तुमने खड़े होकर सारा खाना भी बनाया और मॉम ने कुछ नहीं कहा, मेरा मतलब है उन्हें पसंद नहीं है ना कि तुम खाना बनाओ? अक्षत को अपनी इतनी फिक्र करते देखकर नव्या को काफी अच्छा लगा, लेकिन फिर उसने बात बदलते हुए कहा, अरे इतनी कोई नहीं थक गई थी मैं, और वैसे भी मेरा मन था क्योंकि आपकी मॉम भी आज नहीं थी ना घर पर, मैंने बस इस मौके का फायदा उठाया, वैसे भी मैं बस हम दोनों के लिए ही बनाया था ये सब और किसी के लिए नहीं, उन्हें तो शायद पता भी नहीं चल पाया। इतना बोलकर नव्या हंसने लगी और अक्षत भी उसके हंसते हुए खूबसूरत चेहरे में खो गया। फिर अक्षत ने अपने हाथों से नव्या को खाना खिलाया।
नव्या नहीं चुपचाप उसके हाथों से खा लिया और दोनों ने साथ में डिनर खत्म किया। डिनर के बाद नव्या पढ़ने बैठ गई और अक्षत अपने ऑफिस का बचा हुआ काम कंप्लीट करने लगा। इन दिनों वो दोनों काफी बिजी थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ उन्हें काफी अच्छा लगता था और एक दूसरे के साथ बिताने का टाइम भी वो दोनों निकाल लेते थे। अगले दिन सुबह का समय था। नव्या आज घर पर थी। वो काफी रिलैक्स थी क्योंकि एग्जाम के बीच 2 दिनों का कॉलेज से ब्रेक था और अब वो अपने बचे हुए एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकती थी। अक्षत ऑफिस के लिए निकल चुका था, इसलिए नव्या इस वक्त अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी और वह अपने कमरे में ही बैठी हुई किताबें खोलकर पढ़ाई कर रही थी। वो सारा कुछ रिवीजन कर रही थी, इसलिए उसने सारी बुक बेड पर फैली हुई थी। वो अक्सर ऐसा करती थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। नव्या ने सिर उठाकर देखा तो सामने अलका खड़ी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक बनावटी मुस्कान थी। नव्या समझ गई कि उसका ऐसे यहाँ आना बेवजह तो नहीं हो सकता, इसलिए नव्या के माथे पर बल पड़ गए। नव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाभी, आप यहाँ, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अलका ने खुद से ही कमरे के अंदर आते हुए कहा, अरे वाह, आज तो तुम बहुत आराम से यहाँ घर पर ही बैठी हुई हो, कॉलेज नहीं गई रोज की तरह? नव्या ने उसे देखते हुए कहा, भाभी, अगर आपको कोई काम है तो बताइए, नहीं तो मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए आज कॉलेज से ब्रेक है। अलका हंसते हुए पास के सोफे पर बैठ गई और ताने मारने के अंदाज में बोली, काम? तुम कभी कोई काम करती भी हो जो मैं तुम्हें कोई काम बताऊं? तुम तो बस नाम की बहू बनकर आई हो, इस घर में जिंदगी तो महारानियों वाली जी रही हो। नव्या ने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहा, पता नहीं आपके लिए क्या कहने की कोशिश कर रही है, मुझे पता है कि बस मुझे भड़काना चाहती है जिससे मैं कुछ ऐसा वैसा बोलूं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। नव्या ने खुद को बहुत ही शांत रखते हुए कहा, अक्षत की मॉम को पसंद नहीं मैं अगर घर में कुछ भी काम करूं तो फिर आप क्या चाहती हैं कि मैं यहाँ पर काम करूं? और आपको भी पता है मुझे कोई भी इस घर की बहू नहीं मानता दादाजी के अलावा। अलका ने उसकी बात का जवाब देते हुए तेज आवाज में कहा, क्योंकि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो ही नहीं। वैसे तुमने ये कभी सोचा कि इस घर के लिए तुमने क्या किया है? जब से आए हो बस ऐश ही कर रही हो, न कोई जिम्मेदारी उठाई और न ही परिवार के लिए कुछ किया। और अक्षत, अपनी इस भोली भाली शक्ल से तुमने उसे फंसा लिया। अलका की यह सारी बातें सुनकर अब नव्या से रहा नहीं गया। उसने किताब बंद की और गुस्से में अलका की तरफ देखा। नव्या ने भी गुस्से में कहा, भाभी, आप हमेशा दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद पर नजर डाल लिया करिए। मैं कम से कम अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको तो बस दूसरों की कमियां निकालनी आती है। खुद आप ऐसा क्या करती हैं फैमिली के लिए? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। नव्या के जवाब देने पर अलका का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में खड़ी हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अपनी औकात मत भूलो, तुम कहां से आए हो? तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े रहने की भी लायक नहीं हो और मुझे जवाब दे रही हो। नव्या भी अब अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और सीधा जवाब देते हुए बोली, भाभी, अगर आप बेवजह मुझसे लड़ाई करने आए हैं तो जाइए यहाँ से, मुझे इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नव्या ने दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा तो अलका और भी ज्यादा भड़क गई और उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, अच्छा तो अब तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान गई हूँ और तुम्हें डर है कि मैं घर में बाकी सबको भी तुम्हारी असलियत बता दूंगी। उन दोनों की तेज आवाज सुनकर कुछ ही मिनटों में अक्षत की मॉम सुप्रिया जी भी वहां पर आ गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कमरे में कदम रखते ही नव्या की तरफ नफरत देखा और कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम दोनों? अलका ने तुरंत अपनी सास के पास जाकर नाटक करते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने तो बस नव्या से बात करने की कोशिश की और उसने मुझे यहाँ से निकल जाने को कहा और भी मुझे बातें सुनाए। सुप्रिया ने नाराजगी भरी नजरों से नव्या की तरफ देखा और उसे कुछ बोलने से पहले उन्होंने अलका की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की को क्या ही बोलूं मैं? जब गलती तुम्हारी है अलका, क्या जरूरत थी तुम्हें खुद यहाँ पर आने की? और तुम इस लड़की से तमीज की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? इस कहाँ कुछ सिखाया होगा? इसके घर वालों ने मुझे हमारे क्लास और स्टैंडर्ड की भी नहीं है, क्यों इसके मुंह लग रही हो? नव्या ने सफाई देते हुए कहा, मम्मी जी, झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया। भाभी खुद यहाँ आई और बिना वजह ही मुझे ताने मारने लगी। मैंने तो सिर्फ। सुप्रिया ने चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कुछ भी पूछा जो बेवजह बीच में बोल रही हो? मुंह बंद रखो तुम अपना, और मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं, मुझे तुम मिसेज ओबरॉय या मैम कहकर बुलाओ।
उनके इस तरह से डांटने पर एकदम चुप हो गई क्योंकि उसे शायद समझ आ गया था वहां पर उन दोनों के बीच बोलने से भी कोई फायदा नहीं होगा। कमरे की आवाज नीचे तक आ रही थी तो दादाजी ने एक नौकर को ऊपर भेजा ये देखने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा था, और एक नौकर भी वहां कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। अलका ने तुरंत ही माफी मांगने का नाटक करते हुए कहा, मॉम, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे खुद भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मैं ही बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पर आकर। सॉरी मम्मी जी, आई एम सॉरी नव्या। अलका की आंखों में नकली आंसू एकदम साफ नजर आ रही थी जिन्हें वो पहुंचने का नाटक करते हुए दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। सुप्रिया जी ने अलका की तरफदारी करते हुए कहा, नहीं अलका, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस शायद इस लड़की को जानती नहीं हो ज्यादा अच्छे से, इसीलिए इसे बात करने आए, लेकिन अब से मत आना और इसे बस आउटसाइडर की तरह ट्रीट करो, यही बेस्ट होगा। नव्या को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, कोई बाहर वाली नहीं हूँ, और मैंने भाभी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सुप्रिया ने गुस्से में कहा, बस करो नव्या, अलका झूठ बोलेगी क्या, और वैसे भी मुझे उसे पर तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा है क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही बहू है, वो है अलका, तुम मेरी कोई भी नहीं लगती। नव्या ने चुपचाप उनकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा। सुप्रिया अलका को साथ लेकर वहां से जाने लगी। चुपचाप सुप्रिया के पीछे जल्दी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर नव्या की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। नव्या ने अलका के चेहरे पर वह स्माइल नोटिस तो कर ली, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करके नव्या दूसरी तरफ देखने लगी। बाहर निकल जाने के बाद नव्या ने ध्यान से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि आज के दिन के लिए इतना बहुत था, वो अब बेवजह का और कोई ड्रामा नहीं चाहती थी। अपना ध्यान भटकाने के लिए नव्या ने किताबें उठाईं, लेकिन उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार अलका और सुप्रिया की बातें गूंज रही थीं। उसने खुद से कहा, पता नहीं अलका भाभी क्या करना चाहती थी, और आज जो हुआ उसके बाद शायद मेरे लिए इस घर में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। शाम ढल चुकी थी। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, खासकर नव्या और अक्षत के कमरे में। नव्या अपने कमरे में पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सुबह जो कुछ भी हुआ और अलका सुप्रिया ने उसे जो कुछ कहा, वो सब बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। नव्या ने टाइम का भी ध्यान नहीं दिया। उसके कमरे का दरवाजा खुला और अक्षत अंदर आया। उसने नव्या को देखा, जो स्टडी टेबल पर किताबें खोले हुए बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त किताबों पर तो बिल्कुल भी नहीं था। वह एकदम खोई हुई लग रही थी कि दरवाजा खुलने पर और अक्षत के अंदर आने पर भी उसका ध्यान नहीं गया। इधर 2 दिन बाद आज फिर से आदर्श के कॉल को आते देख पायल हैरान हो गई। उसने पास बैठी अपनी मम्मी को देखा और अगले ही पल वहां से उठते हुए कहा, मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूं। तो उसकी मम्मी ने कहा, हाँ जल्दी ही चेंज कर नीचे आओ। वो कुछ घंटों पहले कॉलेज से आई थी और तब से हॉल में सोफे पर पड़ी बस अपने फोन में खोई हुई थी। पर अब आदर्श के कॉल को आते देख उठ खड़ी हुई थी और रूम में पहुंची थी कि कॉल कट गया, जिस पर आज पहली बार उसका मुंह बन गया, और जैसे ही दोबारा फोन बजा तो वो खुश हो गई। पर फिर कुछ सोच उसने अपनी खुशी दबाकर कॉल पिक करते हुए पूछा, अब क्या हुआ? तो उधर से आदर्श ने पूछा, कैसी हो? तो उसने बेरुखी से कहा, अब तक ठीक थी, मगर आगे का नहीं पता। ये कहते हुए उसकी हंसी छूटी, मगर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तो आदर्श ने पूछा, अच्छा, आगे का क्यों नहीं पता? तो पायल ने अब नॉर्मल होते हुए कहा, आपने कॉल कर मूड खराब कर दिया। आदर्श ने उसकी बात सुन उससे कहा, कॉलेज में बाकी लड़कों से बात करते टाइम भी मूड खराब होता है या बस मुझसे बात करने में होता है? पायल को उसकी बात सुन कुछ समझ आया तो उसने हैरान होते हुए पूछा, आप क्या मुझ पर नजर रखते हैं? ये सच था, आज उसने अपने 2 फ्रेंड दर्श और भुवन से बात तो की थी, पर ये वो कैसे जानता है कि तभी आदर्श ने उसे अपनी आवाज से होश में लाते हुए कहा, यस। तो पायल ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा, क्यों? आदर्श ने कहा, आवाज नीची, मुझे धीमा और भी अच्छे से सुनाई देता है। पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ मिस्टर थर्की, बाज आ जाओ और मुझ पर नजर रखना छोड़ दो। पापा से कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी बोलूंगी नहीं। उसकी वही पुरानी धमकी सुन आदर्श को हंसी आई, मगर खुद पर कंट्रोल कर उसने कहा, ओह रियली, मैं तो डर गया। पायल ने उससे पूछा, सच में या मजाक उड़ा रहे हो? आदर्श ने उससे इस बार सख्ती से पूछा, ये सब छोड़ो और जो पूछा है वो बताओ। मुझसे ही प्रॉब्लम है तुम्हें या बाकी लड़कों से भी? तो पायल ने कहा, सिर्फ आपसे। आदर्श ने फोन पर कहा, गुड, इट मीन्स
तुम चाहती हो कि मैं उन लड़कों को पीटूं? पायल ने शौक होते हुए पूछा, पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो बोलती रह गई और दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया, जिसका एहसास होते ही उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ओह गॉड, ये आदमी है कि मुसीबत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।